Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. And today I will discuss about the political science questions. As you know, we have already covered 60 questions in our previous video. If you have not watched, please visit on that. And I have make a playlist over there regarding history questions. You have not watched, please watch all of that because it will enhance your history knowledge also. And let's get started beginning with the 61st question. The 61st question is with reference to the concurrent list of the Indian Constitution, consider the following statements. इसमें बोला गया कि हमारी कंकरेंट लिस्ट रहती है जो हमारे शेड्यूल 7 में रहती है, उसके बारे में संदर्भ में स्टेटमेंट दी हुई हैं नीचे और उनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इन केस ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ द मैटर इज सेंट टू द प्रेजिडेंट टू रिजोल्व इट. इसमें बोला गया कि कॉन्फ्लिक्ट है, अगर सेंट्रल और स्टेट लॉ में विरोधाभास है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा क्या, वो रिजोल्व करने के लिए. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इफ ए स्टेट लॉ हैज़ रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट, मतलब स्टेट असेंबली में कोई लॉ बनाया, उसको प्रेसिडेंट का असेंट सहमति मिल गई, इट वुड कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये क्या कर्टेल ख़त्म कर देगा जुरिडिक्शन मतलब अधिकार पार्लियामेंट का ओवरराइड को, इसको ओवरराइड करने के लिए. इसमें से स्टेटमेंट हमें करेक्ट बतानी है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. क्यों इनकरेक्ट हैं? क्योंकि जो मान लो कोई भी डिस्प्यूट रहता है स्टेट और सेंटर में तो वो प्रेसिडेंट के पास जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है. इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि मान लो स्टेट को सेंटर ने रूल बना दिया और स्टेट ने रूल बना दिया सेम ही चीज़ पे. अगर सेम चीज़ पे दोनों रूल बना रहे हैं और उनके में कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेसिडेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो स्टेट ने रूल बनाया था वो खारिज हो जाएगा और जो यूनियन का जो लिस्ट बनाया हुआ, पार्लियामेंट का जो रूल बनाया हुआ वो ओवरराइड कर देगा उसको. प्रेसिडेंट के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और प्रेसिडेंट ने उसको सहमति दे दी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पार्लियामेंट फिर अलग से उसी मैटर पे लॉ बना के ओवरराइड कर देगी उसको, तो इसमें कोई उनका मतलब इसमें सुपरमेसी सेंटर की है. इसलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और ये सब हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, हिंदी के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं. 62nd क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से कौन सी करेक्ट है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो के बेस पे सिलेक्ट की गई थी क्या. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इट वाज कंपोज्ड अलोंग द लाइन्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. क्या ये कंपोज बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग. थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व टू फॉर्म द पार्लियामेंट. इसको जो पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट करेक्ट. आप हमारा आंसर मार्क कीजिए. इसमें बोला गया कि जो संविधान सभा का चुनाव क्या था, किस बेस पे हुआ था. इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, और तो इसमें असेंबली बोलते हैं कि संविधान सभा है. फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उससे एक साल पहले बनी थी, 9 दिसंबर को. क्यों बनी थी? क्योंकि इसमें क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था बाय द नंबर ऑफ प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या था, प्रांतों की छोटी छोटी लेजिस्लेटिव असेंबली थी. जैसे आज भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली थे, पहले स्टेट को प्रोविंस बोला जाता, प्रोविंशियल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनका. जैसे ही हम आज अगर एमएलए को लिए वोट डालते हैं और वो एमएलए जैसे इनडायरेक्ट वे में मान लो राज्यसभा के प्रतिनिधि को चुनते हैं, वैसे ही इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और प्रोविंशियल ने उनके लिए वोट डाला था और उनसे आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे हुई थी. और क्या ज्वाइंट इलेक्टोरेट था, ये नहीं था कि मान लो मुस्लिम ने अलग वोट डाली थी और हिंदू ने अलग वोट डाली थी, ऐसा कुछ नहीं था. सब ने कंबाइन वोट डाली थी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट था.
और इसमें स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया कि जो है कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पे ये बनाया गया था। ये करेक्ट आंसर है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी 1946 में। और ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दिसंबर 1940 में बनाई गई थी और लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 में, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उससे 2 दिन पहले ये खत्म हो गई थी। तब तक क्या प्रोविजनल पार्लियामेंट रही थी। प्रोविजनल ऐसे रहता है कि हमारे डॉक्यूमेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलते हैं, जैसे कोई भी वो ओरिजिनल नहीं होते उनके, हम उनको दिखा के कहीं आगे एडमिशन ले लेते हैं। प्रोविजनल नकली होता है, मतलब वो थोड़ी टेम्परेरी होता है, तो उसके लिए प्रोविजनल पार्लियामेंट रही थी। और तब तक 1952 में इलेक्शन दोबारा से होके रिजल्ट नहीं आ लिया था, तभी तक प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही 24 जनवरी को ख़त्म कर दी थी, फिनिश कर दी थी। और देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये था कि संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। संविधान बन गया था तो उसको लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। तो तभी देश आज़ाद हो गया। तो उन्होंने 26 जनवरी 1950, मतलब 24 जनवरी को 2 दिन पहले इसको फिनिश कर दिया था। फिर क्या है, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के नाम से वही आदमी काम करते रहे, और वो कि 1952 में इलेक्शन हुए फ्रेश, और तब तक नए उसमें पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन लिए, तब तक वही काम करते रहे। उसके बाद नेहरू जी की गवर्नमेंट ने बागडोर संभाल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63rd क्वेश्चन। रिसेंटली जर्दालू मैंगो, ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि जर्दालू मैंगो वाज गिवन इन द न्यूज़, इट वाज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स यूनिक फ्रेग्रेंस एंड जीआई टैग द बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फ्लोइंग पैलेस। मतलब इसमें बोला गया कि जर्दालू मैंगो है, उसको जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब एक जोग्राफी की इंडिकेशन है, उसको स्पेशल माना गया वहाँ का, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था कि जो बिहार में जैसे जगह है उसका ये मान लो क्या कहते हैं, लीची और जर्दालू मैंगो आम, ये बहुत उनको जीआई टैग मिला हुआ था। बिहार में मुजफ्फरपुर जगह है, यहाँ पे ये बहुत फेमस है। और शाही लीची से भी पीछे बोल रहे थे कि जीका वायरस फैल रहा है, बच्चे जो लीची खाते हैं वो खाली पेट, तो उनको जीका वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है क्योंकि ये वर्ल्ड में फेमस है इसकी सुगंध के लिए, इसलिए इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो इस समय पे इंडिकेशन मतलब टैग मिलते रहते हैं क्योंकि उस जगह की एक स्पेशलिटी, जैसे बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला हुआ है, और सबसे पहला जीआई टैग असम की चाय को मिला हुआ था। आप याद रखना, करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। 64 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल मतलब 2 स्टेटों के बीच में काउंसिल बनाई गई है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी विच कैन बी एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र हुआ है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी इसे बोलते हैं जो संविधान में जिक्र नहीं हुआ पर पार्लियामेंट ने ला बला के बनाया है। और थर्ड टाइप होता है एग्जीक्यूटिव, सिर्फ जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसने सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया हुआ है। इसमें सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट, द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल इज चेयर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। द एडवाइस गिवन बाय द इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ द मैटर ऑफ द इंटर स्टेट रिलेशन इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। मतलब जो काउंसिल डिसीजन लेगी क्या वो बाइंडिंग है स्टेट्स पे। तो इसमें से बोला गया कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड इसलिए करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि इंटर स्टेट काउंसिल ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें संविधान के आर्टिकल 263 में इसका मान लो कहा गया है कि स्टेटों के बीच में काउंसिल होनी चाहिए इनके डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए, संविधान में लिखा गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला गया है इसको। और इसमें बोला गया कि इसका आर्टिकल जो 263 है इसके क्लोज बी और क्लोज सी में लिखा गया कि सब्जेक्ट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, कॉमन इंटरेस्ट है, मान लो उनके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्व करना है, विचार विमर्श करना है।
एंड कंपोजिशन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द काउंसिल यूनियन होम मिनिस्टर इज चेयरमैन। मतलब इसमें क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल, मतलब ये जो ये बोलते हैं ना इंटर स्टेट काउंसिल के लिए स्टैंडिंग कमेटी है, उसका चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होता है, और 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो 9 स्टेट के तो चीफ मिनिस्टर और 5 कैबिनेट मिनिस्टर और एक चेयरमैन जो यूनियन होम मिनिस्टर रहता है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि बोला गया कि इसकी जो मान लो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी होती है ना, बाइंडिंग नहीं होती किसी पे कि फॉलो ही करनी है, नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं रहती ये, मतलब कंपलसरी नहीं है स्टेट को फॉलो करनी, बस एक सलाह देता है, और अगर स्टेट को माननी होती है तो ये मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इसमें बोला गया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो बातें हैं उसके बारे में बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ कंपल्सरी टू क्रिएट ए यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायत राज सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। जो 73वां संविधान संशोधन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसमें पंचायत के बारे में बोला गया था कि पंचायत बननी चाहिए। और आप ये बताइए कि कौन सी कमेटी के बेस पे स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी 73rd और 74th, ये 1992 में आया था ये रूल। और क्या है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एट द लेवल्स हैज़ टू बी थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन ओनली। मतलब जो क्या बोला गया कि चेयरपर्सन का भी इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। इसमें पूछा गया चेयरपर्सन मतलब सरपंच का, या जो एमसी बनते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, क्या उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए ऑल लेवल पे। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर है नाइदर 1 nor 2, ना तो फर्स्ट ठीक है ना सेकंड ठीक है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन था जो पंचायतों के लिए बनाया गया, उसमें बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि पंचायत राज सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। आर्टिकल 243 में 243 में बोला गया कि पंचायत राज सिस्टम बनाना है, पर ये नहीं था कि वो 3 टायर्स में बनाना है, पर जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ इंटरमीडिएटरी लेवल नहीं होगा, इसलिए वहाँ 2 टायर सिस्टम होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया कि आर्टिकल 243 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जो सीट हैं पंचायत शैल बी फील्ड पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द पंचायत एरिया। जो सरपंच है उसके तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम डायरेक्ट वोट डालते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि विलेज लेवल पे तो डायरेक्ट हो गए, बट इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अगर लीडर बनता है, जैसे जिला पार्षद बनता है, तो उसके इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि कोई कंपल्सन नहीं है कि ये है, हर चीज़ के लिए बस हायरार्की दी हुई है कि ऐसे ऐसे, या कोई प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है कि ऐसे ऐसे है। गांव में अगर विलेज लेवल पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और इंटरमीडिएट लेवल पे मतलब कंफर्म नहीं है इनडायरेक्ट हो, पर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं स्टेटमेंट दी हुई है डीपीएसपी के बारे में, मतलब जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। और ये क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं होते, मतलब ये कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं जा सकते बस। और फंडामेंटल राइट में और इनमें यही फ़र्क है कि फंडामेंटल राइट का अगर मान लो वायोलेशन हो रहा है तो बंदा कोई भी कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 के अंडर और सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के अंडर हाई कोर्ट में। और डीपीएसपी क्या है, बस ये सोसाइटी एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, सब इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गए थे, जिसमें हेल्थ वगैरह शिक्षा वगैरह के साधन प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर कंपलसरी होता तो आज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम होती कि सबको फ्री में हेल्थ मिलती है, एजुकेशन भी कंपलसरी होती। पर आज भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है। इनमें से कुछ एक कोई निकाल के कि फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था 2002 में, कल भी हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ की,
वो 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी है। इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया था। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ए लॉ सीकिंग टू गिव इफेक्ट्स टू एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी हेल्ड वैलिड इफ वायलेट्स आर्टिकल 14 और 19। इसमें बोला गया कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये तो आर्टिकल 30 में बोला गया कि भाई अगर वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 19 का। मैंने एक दिन पूरा अच्छे से इसमें लेक्चर लिया था कि जब वो आर्टिकल 14 और 19 का हैम्पर करता है तो उसको लागू किया जाता है या नहीं किया जाता, इसके बारे में स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें बोल दिया कि सीकिंग टू गिव इफेक्ट ऑफ डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी हेल्ड वैलिड इफ वायलेट्स, मतलब अगर मान लो इम्प्लीमेंट करते हैं डीपीएसपी को, आर्टिकल कुछ भी हो कि सारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हनन हो रहा है तो वो वैलिड माने जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिसमिस द गवर्नमेंट ऑन इट्स नॉन कंप्लायंस, मतलब अगर पूरी बात नहीं हो रही, स्टेट गाइड करेगा कि आपको डीपीएसपी लागू करना है, शिक्षा है, इक्वल इकोनॉमी होनी, इनकम होनी चाहिए सबकी। अगर मान लो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती तो क्या मान लो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर सकती है। एंड थर्ड है द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट ए बिल पास्ड ऑन द डीपी ग्राउंड इट कंट्राडिक्ट्स विद द डीपीएसपी। क्या प्रेसिडेंट मान लो बिल को वापस कर सकता अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन में है डीपीएसपी के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना, आपको अपना आंसर मार्क कीजिए। इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कैसे है इसका। इसमें बताया गया कि नो लॉ 6 इम्प्लीमेंट द सोशलिटिक, मतलब डीपीएसपी बोलते हैं, आर्टिकल 39 और बी और सी। मैंने उस दिन भी बताया था कि आर्टिकल 39 और बी और सी शैल बी वाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल, मतलब आर्टिकल 14 और 19 के अगर वायलेशन में तो आर्टिकल 39 बी को लागू किया जाता है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जब 1951 में रूल बनाया था कि मान लो पहले ज़मींदारों के पास रहती थी, तो इसमें बोला गया था राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में आता था। तो सरकार ने सोचा कि मान लो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम के सोर्सेज का, ये वो, तो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि आर्टिकल 39 और BC में मतलब जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना है और ज़मीन का बंटवारा करना है। तो उन्हें ज़मीन के बंटवारा करने के लिए आर्टिकल 39 और B और C को लागू किया। तो पर वो बोल रहे कि ये आर्टिकल इक्वल और आर्टिकल 19 जो इसमें 6 क्लॉज होते हैं। आर्टिकल 19 में फ्रीडम राइट ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड गैदर, इकट्ठा करना, यूनियन बनाना, तो वो क्या है वायलेट्स हो रहे हैं तो फिर भी उसको लागू किया जाएगा क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए हैं, डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये बात लिखी गई है कि ये अगर इसको सुपरसीड कर रहे हैं तो आर्टिकल 31 में लिखा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वायलेट कर भी रहे हैं तो इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो वही है कि सारे डीपीएसपी को रूल लगन करके लिए नहीं कर सकते, बट आर्टिकल 39 के क्लोज B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट 14 और 19 का हनन हो रहा है तो हो सकता है। और ये बातें आर्टिकल 31 के क्लोज B में लिखी गई हैं। और इसमें बोल दिया कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू रिगार्ड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डीपीएसपी लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो वो सरकार को भंग भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि मान लो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ये डीपीएसपी का राज्य की नीति निर्देशक इक्वेलिटी नहीं है वो फैलेगी रूल से सोसाइटी में, तो उसको भंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट, उसको पास नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहा था 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल तब एक्सिस्टेंस में आया कि पहले तो स्टार्टिंग में संविधान में 8 शेड्यूल थे। 9वां शेड्यूल तब आया 1951 में, तब अमेंडमेंट आया। क्यों? क्योंकि वही जमींदारी प्रथा वगैरह जब समाज में थी, जिनके पास जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो
पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बताया गया था कि संपत्ति रखना एक आदमी का मूलभूत अधिकार बताया गया था संविधान में। फिर संविधान बनाने वालों ने इसके बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने एक उसका मतलब एक मान लो एंटीडोज बना दिया संविधान की, जो उस रूल का फंडामेंटल राइट्स का, कि हम जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाएंगे ना, उसको रूल लागू करने के लिए, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, सबको इक्वल इनकम लाने के लिए तो टैक्स लगाते हैं, और जो पैसे वाले आदमी उन पर टैक्स लगा के गरीब आदमियों के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब सोशल समाज में कल्याण की स्कीम जैसे पेंशन वेंशन जो हो जाती हैं, या मान लो कोई भी स्कीम जैसे राशन बांटने की जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू बांटते हैं, तो आर्टिकल 39 में बताया गया। या फिर सबको मान लो कोई भी गरीब और अमीर है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे ना जाते हुए सबको जुडिशरी का मतलब एक्सेस होना चाहिए, सभी को अपनी कोर्ट में वकालत पेश करने का एक्सेस होना चाहिए, उसको सरकारी वकील मिलता। तो ऐसे ही समाज में उन चीज़ों को लागू करने के लिए कि ऐसे जो आर्टिकल 39 बी और सी के बारे में मान लो इनके बारे में रूल बनाए, पर ये आदमियों ने कहा कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे पार्लियामेंट ने शेड्यूल 9 बना दिया, अनुसूची 9 बना दी, मतलब जो इसमें लॉ डाल दिया जाएगा, पार्क कर दिया जाएगा, जो लॉ बना हुआ उस पे जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, उसको कोर्ट में खींच नहीं सकते उस लॉ को, वो परमानेंट हो गया। इसीलिए तो बोलते हैं कि आर्टिकल 39 और 20 जब कम आता है तो 14 और 19 चले जाते हैं, और ये बात आर्टिकल 31C में लिखी गई है, बी और सी में लिखी गई है। तो यही बात है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकल जो शेड्यूल 9 है किस लिए बनाया गया था। और इसमें भी फिर क्या हुआ था कि 1973 में केशवानंद भारती केस में आया था, उसने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो उन्होंने इसलिए बोल दिया कि आगे से 1973 से जो पहले रूल बन गए, उसके बाद क्या है, शेड्यूल 9 के जो भी लॉ हैं उनको भी जुडिशियल रिव्यू होगा, उनको भी देखा जाएगा कि ये पैरामीटर पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। बट इससे पहले 1951 से लेकर 73 के बीच में उसमें लगभग 250 रूल आज भी ऐसे हैं जिनको छेड़ा नहीं जा सकता, वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हैं, क्योंकि 1973 में आया था कि आगे से ये होगा, पिछले जो रूल बन गए। तो इसके बारे में स्टेटमेंट ये दी गई है, इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आप बता ही सकते हो आंसर ये कि पहले संविधान संशोधन के दौरान 9वां शेड्यूल लेके आए थे। बी ऑल द एक्ट्स प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल, ऑल द एक्ट्स बोला गया है। और सी में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड इट्स पावर टू जुडिशियल रिव्यू एक्ट प्लेस इन द 9th शेड्यूल अंडर द केशवानंद प्रकाशी केस। इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इट्स पावर जुडिशियल रिव्यू की है 9th शेड्यूल में अंडर केशवानंद भारती केस के अंदर बताया गया था। डी है इसका, एट प्रेजेंट ओनली द लॉ रिलेटेड टू लैंड और जमींदारी आर प्रेजेंट प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। करेक्ट आंसर इसको बताना है। सॉल्यूशन इसका यही है, मैंने आपको बता ही दिया कि पहला संविधान संशोधन हुआ था कि उसके बाद है, और इसलिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट ए इसमें करेक्ट है कि बोल दिया कि 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये है। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट इसलिए है कि बोला गया कि ओनली द एक्ट्स विच इंसर्टेड बिफोर 1960, मतलब 1973 से पहले उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यही बात है, मैंने बताई दी आपको। और सी स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये बोला गया कि ये केस था IR कोहलो केस, मतलब इसमें बोला गया रिस्टोर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर 9th शेड्यूल, हाउएवर दिस पावर इज लिमिटेड टू एक्ट प्लेस्ड आफ्टर 1973। मतलब 1973 के बाद क्या था, ये स्टेटमेंट इसकी पावर लिमिटेड कर दी थी। और इसमें डी में क्या है, 9th शेड्यूल में 284 लॉ आज तक, अकेला जमींदारी वाला लॉ नहीं है, क्योंकि उससे 1951 के 73 के बीच में हो गया था, बहुत सारे बने थे। और IR कोहलो केस आया था ना जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू होगा, पर उसमें फिर क्या आ गया, 1973 में मेन डिसीजन आया कि हाँ जुडिशियल रिव्यू सबका नहीं होगा, उनका होगा जो 1973 के बाद रूल बन रहे हैं, पहले का नहीं बनेगा। पहले को ऐसे ही इम्यूनिटी दी गई है जुडिशियल रिव्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान संशोधन के बारे में जो बात स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में बताना है। क्या है मतलब, इसको क्या मिनिस्ट्री
इंट्रोड्यूस कर सकता है जो पार्लियामेंट में। सेकंड है क्या इन मतलब मिनिस्टर से मतलब ये है कि जिसको पोस्ट मिली हुई है, मिनिस्टर बना हुआ वो, अगर मान लो उसको मान लो जीता हुआ इलेक्शन में मेंबर है वो, पर फिर भी उसको कोई पोस्ट नहीं मिली हुई, कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई, क्या वो प्रेजेंट नहीं कर सकता संविधान में अमेंडमेंट? दूसरा क्या है, इन केस ऑफ डिस एग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ज्वाइंट सीटिंग इज, मतलब क्या संविधान में अगर डेड लॉक आ जाए तो ज्वाइंट सीटिंग बैठ सकती है संविधान के जो 108 आर्टिकल 108 के अंदर बैठती है ज्वाइंट मीटिंग? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ऐसा प्रोविजन है कि बैठ सकती है ज्वाइंट सीटिंग? द प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव और विद होल्ड द एडजेसेंट बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। इसमें पूछा गया कि प्रेसिडेंट क्या है, या तो उसको सहमति देनी है बट कैन नॉट रिटर्न, मतलब रिटर्न नहीं कर सकता, या तो अपने पास रख लेगा एसेंट अपनी सहमति दे देगा पर रिटर्न नहीं कर सकता रिकन्सिडरेशन के लिए। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बताना है, या आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्या पूछा है। इनकरेक्ट पूछा गया इसमें, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मतलब नेशनल फंडामेंटल्स लॉ एंड सुप्रीम लॉ द प्रोसीजर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेड डाउन दी, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, और पार्ट 20 में भाग 20 में संविधान के, और आर्टिकल 368 में दिया गया है। और इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ओनली इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है, बाकी स्टेट में नहीं लाया जा सकता ये। और इसका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये तो प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है या मिनिस्टर भी, दोनों ला सकते हैं, इसलिए इनकरेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन होता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। अलग अलग मान लो लोकसभा से अलग पास हो जाएगा, राज्यसभा से अलग पास हो जाएगा, तभी वो बिल बन पाएगा। और इसमें क्या है, तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि उसको तो प्रेसिडेंट को तो असेंट देना, सहमति देनी, अपने पास भी नहीं रख सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संशोधन का जो बिल है, और ना ही किसी को रिकन्सिडरेशन दोबारा कंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर दी बोथ टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स। इसमें बोला गया कि मूलभूत अधिकार क्या जो इंडियंस के लिए भी हैं, फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है, उन स्टेटमेंट दी हुई उनमें से हमें पहचानना है कौन सा है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें बोला गया कि अधिकार हैं, मान लो रेस पे, जाति पे, उसमें सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। किन किन को है, इंडियन को है या फॉरेनर को भी प्रोवाइड है इस राइट, फंडामेंटल राइट। अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत के को मतलब उन्मूलन करना, क्या ये भी इंडियन के लिए, फॉरेनर के लिए, कौन से के लिए प्रोवाइड है ये। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब जो धर्म के अपने हैं, फ्रीडम टू मैनेज, अपने धर्म के जो कार्यकाज हैं उनको मैनेज करना, क्या फ्रीडम इंडियंस के लिए है या फॉरेनर के लिए भी प्रोवाइड है। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी है उनका कल्चर और स्क्रिप्ट या जो भी उनके हाथ के लिखे ग्रंथ है या उनको कुछ भी है उनको प्रोटेक्ट करना, क्या ये भी इंडियन के लिए है, बाहर वालों फॉरेनर के लिए भी है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द बिलो, आप अपना आंसर बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर है डी, सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, बाकी इनकरेक्ट है। देखते हैं कैसे है। जैसे क्या हुआ था, राइट टू अगेंस्ट जो रिलीजन, सेक्स और कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है वो हो सकता है क्योंकि ये इंडियंस के लिए प्रोवाइड है, फॉरेनर के लिए नहीं है। तो आपको याद रखना कि फॉरेनर के साथ उसके रिलीजन के और या कास्ट पे या सेक्स पे डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, पर इंडियन को ही प्रोवाइड है ये। इसमें आर्टिकल 15 में लिखा गया फॉरेनर के लिए प्रोवाइड नहीं है। आर्टिकल 15 मूवी भी देखी होगा आपने, वो इंडियंस के लिए राइट प्रोवाइड है, फॉरेनर के लिए नहीं है। क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ वो बाहर पैदा हुए हैं, जो हमारे सिटीजन को राइट है, हम मान लो विदेशियों को कैसे दे सकते हैं, वही इसलिए आपको इस लॉजिक से याद रखना है। अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, हाँ ये है कि हमें छुआछूत का भी है वो किसी से नहीं करना है, वो सिटीजन को भी प्रोवाइड है, फॉरेनर को प्रोवाइड है, दोनों को प्रोवाइड है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड करेक्ट इसलिए कि
रिलीजियस अफेयर, कोई भी अपना धर्म है, कोई क्रिश्चियन है, कुछ है, सब अपना अफेयर्स जो भी धर्म के वो अपनाएंगे। ये तो सिटीजन को भी है, फॉरेनर को भी है। मतलब कुछ क्वेश्चन के लिए हमें किसी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सेंस यूज करके भी हम उसको करेक्ट आंसर दे सकते हैं। यही है कि क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी के पेपर में या कोई भी पेपर देने जाते हैं तो हम बहुत सारे आंसर वहीं से अपनी सेंस यूज करके करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। और बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मान लो 2 क्वेश्चन में 2 आंसर पता है और 2 नहीं पता, तो आप कैसे मतलब ऑप्शन को बाहर निकाल सकते हो और सही आंसर को टिक कर सकते हो। स्टेटमेंट 4 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 19 आर्टिकल 29 और 30 में ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देना या कल्चर को बढ़ावा देना सिर्फ इंडियंस को ही है, ये विदेशियों को नहीं है, फॉरेनर को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मैट्रिक्स स्कीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज करेक्ट। मतलब मैट्रिक्स स्कीम आई थी, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है हमें। दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये बोला गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैट्रिक्स स्कीम्स लागू की है क्या। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रिसेंटली ए ग्रांट फॉर स्टडिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटरल एस्पेक्ट टू टैकल द कोविड-19 पैंडेमिक्स वाज अप्रूव्ड दिस स्कीम। इसमें ये बोला गया कि मैथमेटिकल, जैसे मैथ में कैलकुलेशन करते हैं मैथ के मॉडल पे, या कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर में जैसे मान लो डाटा की काउंटिंग करते हैं या उनका हम टैकल करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, तो पेंडेमिक सिचुएशन के लिए क्या इस स्कीम का यूज़ किया गया है। एंड द थर्ड इज द स्कीम वाज एक्सक्लूसिवली लॉन्च फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक इन 2000। मतलब क्या है, ये बोल दिया कि एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है, सिर्फ स्पेशल इसके लिए बनाई गई है क्या, कोविड-19 सिचुएशन के लिए 2019 में बनाई गई है। इसमें से करेक्ट आंसर बताना, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। देखो ये मैट्रिक्स स्कीम है, 2017 में आई थी, ये एक्सक्लूसिवली कोविड-19 पेशेंट के लिए नहीं बनाई गई है न। इसका सेकंड ओनली आंसर करेक्ट है। फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लागू किया था, ना कि मान लो इसने नहीं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लागू नहीं किया था, ये बस द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है उसने ही लागू किया था मैट्रिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने नहीं लागू किया। मतलब आप याद रखो कि साइंस है, एस से साइंस, ओ से इंजीनियरिंग, बोर्ड ने बस उसने ही ये लागू किया था। इंजीनियरिंग, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च, मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में रिसर्च करता है बोर्ड, उसने मैट्रिक्स ये लाया था स्कीम। 11 प्रोजेक्ट हैं, मतलब 11 प्रोजेक्ट के बारे में। मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज करते हैं, कंप्यूटेशनल डायमेंशन का यूज करते हैं पेंडेमिक। मतलब इतना क्या है, इसका कुछ नहीं है कैलकुलेशन, ये इसमें ये बताता है कि इतने पेशेंट ठीक हो गए, उतने मान लो पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव, उनको एक फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें उनकी कैलकुलेशन हो जाती है कंप्यूटेशनल या मैथमेटिकल यूज करके। और ये स्कीम 2017 में आई थी स्पेशल कोविड-19 के लिए, पर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड, मतलब कुछ कितने ससेप्टेबल हैं संशय में, कितने इन्फेक्टेड और कितने रिकवर कर लिया, बस इसी चीज़ का ये बारे में बताती है। बल्कि ये 2017 में बन चुकी थी ये मैट्रिक्स जो प्रोग्राम है, स्कीम है। Thank you friend, that's all for today and keep learning. I will come tomorrow with more questions. Bye.